नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर और चुड़ैल का प्यार। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम तारा सिंह है। पंजाब के छोटे से गांव का रहने वाला हूं, पेशे से ट्रक ड्राइवर। जिंदगी भर पहाड़ों की ऊंचाइयों और सड़कों की गहराइयों से सामना किया है, लेकिन एक ऐसा सफर मेरी जिंदगी में आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरी रूह को कंपा दिया। आज मैं आपको उस खौफनाक और डरावनी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सोचते ही मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी अमावस्या की रात से शुरू हुई थी जब मैं और मेरा खलासी जोगिंदर पंजाब से कुल्लू मनाली के लिए भाड़ा लेकर निकले थे। वो सफर बस सफर नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। तो संभाल कर बैठिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया की है जो हमारे यकीन से परे है। शुरू करते हैं उस रात से जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात का सन्नाटा मुझे आज भी याद है। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और आसमान में तारे अपनी जगह से गायब लग रहे थे। मैं और मेरा खलासी जोगिंदर पंजाब से अपने पुराने ट्रक शेर पंजाब में कुल्लू मनाली के लिए रवाना हुए थे। हमारा ट्रक भले ही पुराना था, लेकिन मेरे लिए वो किसी शेर से कम नहीं था। उसके इंजन की घरघराहट और हॉर्न की गूंज मेरे सफर के साथी थे। रात करीब 11 बजे का वक्त होगा। हाईवे लगभग सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और कभी कभार किसी पेड़ की शाखा से टकराती हवा की आवाज। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा सिगरेट का कश ले रहा था और जोगिंदर बगल में ऊँघ रहा था। कुल्लू तक का रास्ता लंबा और घुमावदार था। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना हर बार नया अनुभव देता था, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रक के हेडलाइट्स के आगे सड़क धुंधली दिखने लगी। हवा ठंडी होती जा रही थी और मेरी छठी इंद्रिय मुझे कुछ अजीब संकेत दे रही थी। अचानक मुझे सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत नजर आई। वह अकेली थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर भर दिया। ओए जोगिंदर, उठ, देख वो कौन खड़ा है। मैंने उसे झकझोरा। जोगिंदर ने आंखें मलते हुए देखा और बोला, सरदार जी, इतनी रात को कोई औरत इस सुनसान सड़क पर, यह तो बड़ा अजीब है। मैंने ब्रेक लगाया और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। मैं खिड़की से झुककर बोला, बीबी जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कहां जाना है? उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं मानो उनके अंदर कोई आग जल रही हो। उसने ठंडे और धीमे स्वर में कहा, मुझे इस गांव तक छोड़ दो, ये रास्ते खतरनाक हैं। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मैंने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। आओ, बैठ जाओ, रात को यहां अकेले रहना ठीक नहीं। जोगिंदर ने धीमी आवाज में कहा, सरदार जी, ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने उसे डांटते हुए कहा, कहानी मत बना, चल। ट्रक चला। वह औरत ट्रक में बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही ट्रक के अंदर का माहौल बदल गया। एक अजीब सी ठंडक छा गई और रेडियो, जो अभी तक पुराने पंजाबी गाने बजा रहा था, अचानक बंद हो गया। ट्रक के इंजन की आवाज भी असामान्य सी लगने लगी। रात गहरी होती जा रही थी और हमारा सफर उस ओर बढ़ रहा था जहां से लौटने का रास्ता शायद ही कोई जानता हो। तारा सिंह ने ट्रक के ब्रेक पर जोर दिया। टायरों की चरमराती आवाज सुनते ही जोगिंदर हड़बड़ाकर जाग गया। उसने आंखें मली और सामने सड़क की ओर देखा। सरदार जी, इतनी रात को ये कौन है और यहां अकेले क्यों खड़ी है?
तारा सिंह ने खिड़की से बाहर झांकते हुए गहरी नजरों से देखा। सड़क किनारे सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढके हुए थे। हवा में उसके बालों का लहराना और उसका स्थिर खड़ा रहना कुछ असामान्य सा लग रहा था। पता नहीं, पर अकेली औरत है, लगता है उसे मदद की जरूरत है। तारा सिंह ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। उनका दिल कह रहा था कि रुक कर देखना चाहिए, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। तारा सिंह ने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी और तेज कर दी। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी चमकती आंखें रात के अंधेरे को चीरती हुई दिख रही थीं। उसने बिना किसी घबराहट के तारा सिंह की ओर देखा। तारा सिंह ने खिड़की से सिर बाहर निकालते हुए पूछा, बीबी जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? ये जगह तो सुनसान है, क्या कोई तकलीफ है? औरत ने धीमे स्वर में लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मुझे इस गांव तक छोड़ दो, ये रास्ते सुरक्षित नहीं हैं। आप जैसे नेक इंसान ही मेरी मदद कर सकते हैं। जोगिंदर ने अपनी सीट से थोड़ा झुकते हुए फुसफुसाकर कहा, सरदार जी, ये औरत ठीक नहीं लगती, इतनी रात को अकेली, और यहां मुझे तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तारा सिंह ने जोगिंदर को घूर कर देखा। तू ज्यादा सोच मत, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। अकेली औरत को रात के अंधेरे में यहां छोड़ना अच्छा नहीं। चल, दरवाजा खोल। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बिना ज्यादा बोले ट्रक के दरवाजे के पास चढ़ गई। उसकी हरकतों में एक अजीब सी शांति और रहस्यमय आकर्षण था। वह तारा सिंह के पास वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही ट्रक का माहौल बदल गया, जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। ट्रक के अंदर ऐसी खामोशी छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रेडियो पर बज रहे पुराने पंजाबी गाने अचानक रुक गए, मानो किसी ने उन्हें बंद कर दिया हो। इंजन की आवाज पहले जैसी मजबूत और नियमित नहीं लग रही थी। तारा सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन उनके हाथों में अचानक एक हल्की झंझनाहट महसूस होने लगी। ट्रक की हेडलाइट्स, जो पहले तेज रोशनी में सड़क को साफ साफ दिखा रही थीं, अब फीकी लगने लगीं। जोगिंदर बार बार औरत की ओर देखता और फिर तारा सिंह को। उसने धीरे से कहा, सरदार जी, कुछ तो गड़बड़ है। इसके आने के बाद माहौल ही बदल गया है। तारा सिंह ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तू फालतू में डर पैदा कर रहा है, ध्यान सड़क पर दे। औरत अब भी खामोश बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर की हवा भारी हो गई हो। ट्रक का हर हिस्सा जैसे उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि तारा सिंह को अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। जैसे जैसे ट्रक गांव की ओर बढ़ रहा था, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। पेड़ जो सड़क के किनारे शांत खड़े थे, अब अपनी शाखाओं को ट्रक की ओर झुका रहे थे। जंगल से आती हवा की आवाज तेज होती जा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये रास्ता उन्हें किसी अनजानी और अजीब दुनिया की ओर खींच रहा हो। जैसे ही ट्रक उस गांव की सीमा में दाखिल हुआ, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। गांव का माहौल इतना अजीब था कि पहली नजर में ही कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा। वह रात की स्याही से ढका गांव, चारों तरफ फैली रहस्यमय खामोशी और दूर दूर तक न कोई रोशनी, न कोई इंसानी आवाज। सब कुछ असामान्य था। ऐसा लगा जैसे यह गांव सिर्फ हमारी प्रतीक्षा में था। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी अपनी पूरी ताकत से चमक रही थीं, लेकिन उनके आगे जो दिख रहा था वह कुछ और ही कहानी कह रहा था। टूटी फूटी सड़कें, दोनों ओर सूखे पेड़ों की कतारें और हर पेड़ की शाखाएं मानो हमारी तरफ झुक रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे धुआं और किसी पुराने सड़े हुए लकड़ी का मिश्रण। औरत ने पहली बार अपनी जगह से हल्का सा सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, यहीं रुक जाओ, गांव आ गया है, मुझे यहीं उतार दो। उसकी आवाज सुनते ही ऐसा लगा जैसे हमारे आसपास की ठंडी हवा और ठंडी हो गई हो। जोगिंदर ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका। सरदार जी, ये कैसा गांव है? यहां तो कोई रोशनी तक नहीं, कोई आदमी, कोई घर भी साफ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया और ट्रक रोक दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, उसकी लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमाने लगीं। रेडियो
जो पहले ही खामोश था अचानक से अजीब सी फुसफुसाहटें निकालने लगा। यह सब कुछ इतना अजीब और डरावना था कि मैं खुद भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। औरत ने ट्रक से उतरने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही उसने ट्रक से बाहर कदम रखा, मैंने देखा कि उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैरते हुए चल रही थी और उसके कदमों के पीछे की जमीन अजीब तरह से चमकने लगी। मैंने जोगिंदर की ओर देखा। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। उसने कांपते हुए कहा, सरदार जी, ये औरत, ये इंसान नहीं है। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा, चुप रह जोगिंदर, कोई बात नहीं, तू फालतू डर रहा है। लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर भी डर की लहर दौड़ चुकी थी। औरत बिना मुड़े, बिना कुछ बोले गांव की ओर बढ़ने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांकते हुए पूछा, बीबी जी, आपका घर कहाँ है? कोई मदद चाहिए तो बताओ। उसने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें अब अजीब सी लाल हो चुकी थीं। उसने बिना पलक झपकाए हमें देखा और कहा, यहां से मत जाना, इस गांव से बाहर जाने का रास्ता अब नहीं खुलेगा, तुम्हें यहीं रुकना होगा। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गई। गांव के अंधेरे में उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई और एक पल में वह पूरी तरह से गायब हो गई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। जोगिंदर ने कांपते हुए कहा, सरदार जी, अब हमें यहां से निकल चलना चाहिए। ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। मैंने ट्रक का गियर बदला और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा, ट्रक के इंजन ने जोर जोर से अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ऐसा लगा जैसे ट्रक खुद इस गांव में आगे बढ़ने से इनकार कर रहा हो। सड़क के दोनों तरफ की खामोशी अब हमारी सांसों से टकराने लगी थी। ये गांव सचमुच किसी और दुनिया का हिस्सा लग रहा था। गांव की सीमा में अजीबोगरीब खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे हम वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सड़क मानो हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रही थी। ट्रक का इंजन अब बार बार रुकने लगा था। जोगिंदर परेशान होकर बोला, सरदार जी, ये गाड़ी भी जैसे कह रही है कि हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से यहां से निकल चलो। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन ने बिल्कुल जवाब दे दिया। आसमान में अचानक बादल घिरने लगे और तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं इतनी जोर जोर से हिल रही थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वे हमें उस जगह से खदेड़ना चाहती हों। तभी हमारे चारों ओर एक अजीब सी नीली रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे घनी होकर हमारे ट्रक को अपने घेरे में ले रही थी। मैं और जोगिंदर बुरी तरह घबरा गए। जोगिंदर ने कांपते हुए कहा, सरदार जी, ये क्या हो रहा है? हमें यहां से भागना चाहिए। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द खुद कांप रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स और भी कमजोर हो गईं और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। तभी वह औरत जो कुछ देर पहले गायब हो चुकी थी, फिर से हमारे सामने प्रकट हो गई। इस बार उसकी आंखें तेज नीली रोशनी से चमक रही थीं और उसकी पूरी आकृति हवा में तैर रही थी। उसने अपनी रहस्यमय आवाज में कहा, तुम दोनों मेरे लोक में आ रहे हो। यह गांव सिर्फ एक दरवाजा है, जो इसे पार करता है वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तुम्हारा सफर अब इस लोक की सीमाओं से बाहर है। उसके शब्दों के साथ ही ट्रक के चारों ओर फैली नीली रोशनी ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अचानक ऐसा लगा जैसे जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। हवा में एक अजीब सी गुर्राहट गूंज रही थी। ट्रक अब किसी खड्ड में गिरने जैसा एहसास दे रहा था, लेकिन हमने खुद को हवा में तैरते हुए पाया। जोगिंदर जोर जोर से चिल्ला रहा था, सरदार जी, ये सब क्या है? हमें बचाओ। लेकिन मेरी अपनी जुबान जैसे बंद हो गई थी। नीली रोशनी के अंदर एक सुरंग सी बन चुकी थी और हम उसके अंदर खिंचते चले जा रहे थे। कुछ ही पलों में हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। चारों ओर जादुई रोशनी थी और हवा में अजीब सी मिठास फैली हुई थी। वहां के पेड़ पौधे हमारी दुनिया के पेड़ों से बहुत अलग थे। उनके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और उनकी शाखाओं से रोशनी की किरणें फूट रही थीं। आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का बैंगनी था और उसमें असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। हमारे सामने एक विशाल किले जैसा ढांचा नजर आया,
जिसके चारों ओर हरे नीले धुएं का घेरा था। औरत अब हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन वह इंसानी आकृति में नहीं बल्कि एक मायावी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल अब हवा में लहराते नहीं बल्कि जलते हुए शोले जैसे लग रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है तुम्हारा इस लोक में। यहां समय और जगह तुम्हारे बनाए नियमों से परे हैं, लेकिन याद रखना, यहां से लौटना इतना आसान नहीं होगा। मैंने अपने होश संभालने की कोशिश की और पूछा, तुम हमें यहां क्यों लाई हो? ये कौन सी जगह है? उसने मेरी बात का जवाब दिए बिना कहा, सफर अभी शुरू हुआ है तारा सिंह। तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां तक लाई है। अब देखो ये दुनिया तुम्हारे लिए क्या छुपाए हुए है। उसके इन शब्दों के साथ ही हमारे सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ जो जादुई रोशनी से बना हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पार जो कुछ दिख रहा था वह किसी सपने जैसा था, खूबसूरत पर खतरनाक। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और रहस्यमय सफर अब सच में शुरू हो चुका था। जादुई लोक में कदम रखते ही जैसे समय और स्थान का अर्थ खो गया। हम उस विशाल दरवाजे के पार पहुंच चुके थे और वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। आसमान में चांदनी के बजाय हरे नीले रंग की लहरें तैर रही थीं। जमीन पर बड़े बड़े फूल थे जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। ये सब कुछ ऐसा था जो न हमारी दुनिया में था न हमारी कल्पना में। जोगिंदर का चेहरा डर और हैरानी के मिले जुले भावों से भरा हुआ था। सरदार जी, ये सब क्या है? हमें यहां से भागना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा आकर्षण था। यह जगह जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही खूबसूरत। जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़े, हवा में एक मीठी खुशबू तैरने लगी। इस खुशबू के साथ ही हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे नाम लेकर हमें पुकार रहा हो। तभी हमारे सामने एक झील प्रकट हुई। झील का पानी दूधिया रोशनी में चमक रहा था और उसकी सतह पर अजीब सी लहरें बन रही थीं। झील के किनारे एक स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे और वह सफेद चादर जैसे कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से ही एक अजीब सा प्रभाव महसूस हो रहा था। जोगिंदर ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा, सरदार जी, चलो यहां से। ये वही है, वही औरत। इस बार कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। कुछ नहीं होगा, पहले पता तो करें कि ये कौन है। शायद यही हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बता सके। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, वह स्त्री धीरे धीरे झील के पानी में उतरने लगी। उसकी हरकतें इतनी धीमी और शांत थीं कि एक पल के लिए वह इंसान नहीं, कोई परछाई लग रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ओए बीबी जी, आप कौन हो और हमें यहां क्यों लाया गया है? वह रुक गई। बिना मुड़े उसने कहा, तुम्हें यहां लाने वाली मैं नहीं हूं, लेकिन यह जगह तुम्हारी किस्मत में लिखी गई थी और तुमसे मिलने का इंतजार बहुत समय से हो रहा था। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। तभी वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल चमकदार नीली थीं और उनमें ऐसा आकर्षण था कि मैं कुछ पल के लिए खुद को भूल सा गया। उसका चेहरा बेइंतहा खूबसूरत था, लेकिन उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह कुछ ऐसा जानती हो जो हमें नहीं पता। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तारा सिंह, उसने कहा। उसके मेरे नाम लेने से मैं चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और हम यहां क्यों हैं? ये जगह कौन सी है? उसने झील के पानी पर चलते हुए मेरी ओर कदम बढ़ाए। यह वह जगह है जहां हर इंसान नहीं आ सकता। मैं तुम्हें क्यों जानती हूं, इसका जवाब तुम्हें समय पर मिलेगा। लेकिन याद रखना, यहां से वापस जाने का रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। जोगिंदर डरते हुए पीछे हटने लगा। सरदार जी, ये चुड़ैल है, हमें यहां से भागना चाहिए। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और उस औरत से कहा, तुम जो भी हो, हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। हमें इस जादुई दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाने का रास्ता चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें वह देखना होगा जो इस जगह ने तुम्हारे लिए छुपा रखा है। इस झील के पार
तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत तय करेगा, लेकिन याद रखना हर कदम तुम्हारे लिए खतरा है। यह कहकर वह अचानक हवा में गायब हो गई। उसकी जगह झील के पानी से चमकती हुई एक राह प्रकट हुई जो घने जंगलों की ओर जा रही थी। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अंधेरे में छिपे उस रहस्य को खोजना जिसकी शुरुआत वह चुड़ैल कर चुकी थी। हम दोनों धीरे धीरे झील के पार बढ़े। पानी की सतह पर चमकती हुई नीली राह जैसे हमें एक अनजानी दुनिया में खींच रही थी। हवा में एक हल्की सी सर्दी थी जो हमारे शरीर को कंपा रही थी। जोगिंदर बुरी तरह डर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता हमने चुना था वही हमें मंजिल तक ले जाएगा, चाहे वह मंजिल कितनी भी खौफनाक क्यों न हो। करते ही हम एक घने जंगल में पहुंच गए। यह जंगल जैसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था, अत्यधिक अजीब था। पेड़ अपनी जड़ों से आसमान की ओर बढ़ते हुए दिखते थे और उनकी शाखाओं से लटके हुए चमकते फूल हवा में लहराते थे। चारों ओर एक घना कोहरा था और हर कदम के साथ अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती थीं, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। सामने एक प्रकाश का धब्बा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। हमने वह दिशा पकड़ ली और जब हम उस प्रकाश के पास पहुंचे तो हम खुद को एक विशाल महल के दरवाजे के सामने खड़ा पाए। यह महल लकड़ी और पत्थर से बना नहीं था। उसकी दीवारें सोने और चांदी से जड़ी हुई थीं और उसमें से हल्की सी मुस्कान जैसी रोशनी निकल रही थी। यह महल किसका है? जोगिंदर ने कांपते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया, यहां हमें वही मिलेगा जो हमें तलाश है, वही रहस्य जो इस जगह की मूरत के पीछे छुपा हुआ है। महल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही हम एक ऐसे कमरे में पहुंचे जिसकी दीवारें ही जादुई दिखती थीं। वहां अजीबो गरीब रंगीन रोशनी में झिलमिलाते हुए क्रिस्टल और पत्थर रखे थे। महल के बीचों बीच एक गोलाकार मंच था और उस मंच के ऊपर कई महिला आकृतियां खड़ी थीं। वे सभी एक जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में अलग अलग रंग थे। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी ममता और डर दोनों था। मैंने देखा उनमें से एक ने हमारी ओर कदम बढ़ाए और कहा, तुम दोनों इस लोक में कैसे आए? ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, हम सिर्फ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा। मेरी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। वह महिला करीब आई और उसकी आंखों में चमकते हुए तारे जैसे रंग थे। तुम दोनों को यहां लाया गया है क्योंकि तुम वो लोग हो जो इस लोक के रहस्यों का सामना करेंगे। हम सब यहां जादूगरनियां हैं और हमारे पास वह ज्ञान है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी होगा। उसने एक हंसते हुए मुस्कान के साथ कहा, यह दुनिया हमारे लिए एक खेल है और तुम दोनों हमारे अगले खिलाड़ी हो। जोगिंदर कांपते हुए बोला, क्या आप हमें मार डालेंगी? महिला हंसी। हम नहीं मारते, हम सिर्फ तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर को बाहर लाते हैं। ये तुम्हारी परीक्षा होगी और यही तुम्हारे भविष्य का निर्णय करेगी। तुम यहां जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे भीतर के सबसे काले भय को उजागर करेगा। हम दोनों सहमे हुए थे, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हमें बाहर जाने का रास्ता चाहिए और इस खेल का हिस्सा नहीं बनना। महिला ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हर किसी को अपनी राह खुद चुननी होती है, लेकिन याद रखना, यहां कोई भी फैसला स्थायी नहीं होता। यहां हर रास्ता अलग होता है। तुम्हारे सामने जो चौराहा होगा उसे पार करने के बाद तुम्हें यही समझ में आएगा कि क्या तुम सही दिशा में हो। उसने हमें एक चमकती हुई क्रिस्टल स्टोन दी और कहा, यह तुम्हारा प्रतीक है, एक कुंजी है जो तुम्हें सही रास्ते तक पहुंचाएगी। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते कभी सीधे नहीं होते। हमने क्रिस्टल स्टोन को हाथ में लिया और महसूस किया कि वह गर्म हो रहा था, जैसे हमें किसी बड़े फैसले का सामना करना पड़ा हो। उस महिला ने हमसे विदा ली और हम दोनों उस जादुई महल के अंदर एक नई यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, चारों ओर गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें हमारी थीं, हमारे सबसे बड़े डर की आवाजें। यह जादूगरनियों का संसार था और हमें अपने भय का सामना करना था।
अब यह हम पर निर्भर था कि हम इस रहस्यमय दुनिया से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। महल की दीवारों में जैसे समय का कोई ठिकाना न था। हर कोने में अजीब सी चुप्पी और घना अंधेरा था जो हमें और ज्यादा भयभीत कर रहा था। जादूगरनियों से मिलने के बाद जो रहस्यमय चीजें हमें देखने को मिली वे हमारी समझ से बाहर थीं। अब हमारे पास केवल वह चमकता क्रिस्टल स्टोन था जो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। हम दोनों तेजी से महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते महल की संरचना और भी पेचीदा हो रही थी। दीवारों पर विचित्र प्रतीक उभरने लगे थे जिनसे अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई हमारे विचारों को पढ़ रहा हो। तभी अचानक हम एक कमरे में पहुंचे जिसमें चारों ओर दीवारों पर घड़ी की सुइयां घूम रही थीं, लेकिन ये घड़ियां सामान्य नहीं थीं। उनके कांटे तेजी से चल रहे थे, फिर धीमे होते, फिर अचानक रुक जाते थे। यह क्या है? जोगिंदर ने भयभीत होकर पूछा। यह समय तो जैसे रुक गया हो। मेरे दिमाग में गहरी चिंता का बादल छा गया। यह सच था, समय यहां कुछ अलग ही था। हर घड़ी की सुई किसी नए मोड़ पर पहुंचने से पहले ही रुक जाती और फिर से उलटी दिशा में घूमने लगती। एक अजीब सी ध्वनि जो जैसे किसी घड़ी की टिक टिक की आवाज हो हमारे कानों में गूंजने लगी। तभी सामने की दीवार पर एक विशाल गोलाकार आईना प्रकट हुआ। उसकी सतह पर अजीब सी हलचल थी, जैसे उसमें किसी और दुनिया की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उस आईने के सामने खड़ा होकर हम दोनों ने देखा कि हमारे चेहरे के साथ साथ समय भी अपने आप बदल रहा था। तुम दोनों को समय की सच्चाई का सामना करना होगा, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। यह वही जगह है जहां समय को बांधने की शक्ति है। तुम यहां के हर मोड़ को महसूस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम समय के चक्र में फंसे हुए हो। हम दोनों चौंक गए। यह आवाज कहां से आई थी? क्या यह वही चुड़ैल थी या कुछ और था जो हमारे सामने आने वाला था? समय यहां एक बंधन की तरह है। वह आवाज फिर से गूंजी। तुम जिस समय में जी रहे हो वह असल में तुम्हारा वह समय नहीं है। हर कदम जो तुम उठाते हो वह भविष्य और अतीत के बीच के दरवाजे को खोलता है। यह दुनिया तुम्हारे समय को खा रही है। मैंने डरे हुए जोगिंदर से कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हो हमें इसका सामना करना होगा। अगर हम वापस लौटना चाहते हैं तो हमें इस समय के रहस्य को सुलझाना होगा। घड़ी की सुइयां अब तेजी से घूम रही थीं और हर मिनट की टिक हमें और घेर रही थी। अचानक आईने में हमारी परछाई के साथ साथ वह दृश्य उभरा जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। हम दोनों कहीं एक अजनबी जमीन पर खड़े थे और हमारे चारों ओर कोई रहस्यमय रूप से जलती हुई किताबें लहरा रही थीं। यह क्या है? जोगिंदर डरते हुए बुदबुदाया। यह वही किताबें हैं जो हमें समय के जाल में फंसने से बचाएंगी। वह आवाज अब हमारे ठीक सामने थी और तभी एक किताब अपने आप खुली। उसके पन्नों पर अजीब से संकेत थे जो किसी अनजानी भाषा में लिखे थे। यह समय का सच है। वह आवाज फिर गूंजी। तुम्हें इन किताबों को समझना होगा, तभी तुम समय के चक्र से बाहर निकल सकोगे। मैंने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उस पर हाथ बढ़ाता घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अब हम समय के खेल में फंसे हुए थे जहां कोई भी रास्ता सीधा नहीं था और हर कदम हमें अपने डर और अतीत की गहराई में और गहरे ले जा रहा था। समय का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक तुम इसका रहस्य नहीं सुलझा लेते। आवाज ने कहा, अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, आगे बढ़ो या अतीत में खो जाओ। यह हम पर निर्भर था कि हम समय के इस रहस्य को समझ पाते हैं या नहीं, और क्या हम इस महल से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे या फिर इस जादुई दुनिया में फंसे रहेंगे। जैसे ही वह गहरी आवाज गूंजती चली गई, चारों ओर घना अंधेरा फैलने लगा। हवा की रफ्तार तेज हो गई और आसपास के दृश्य तेजी से धुंधले होने लगे। मैंने महसूस किया कि जोगिंदर मुझसे थोड़ी दूरी पर पीछे हट रहा था। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। वह बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। क्या हुआ जोगिंदर? मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन उसने मेरी ओर मुंह नहीं किया। उसका ध्यान कहीं और था। तभी अचानक वह बिना कुछ कहे कदम बढ़ाता हुआ घने अंधेरे में लुप्त हो गया। मैं चौंक गया।
जोगिंदर, मैंने पुकारा, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आई, जैसे वह हवा में घुल गया हो। मैंने अपना कदम बढ़ाया, लेकिन अंधेरे में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। मेरे आसपास से लगातार अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कहीं दूर से जोगिंदर की चिल्लाहट आ रही हो। ये आवाजें जल्दी जल्दी बदलने लगीं, जैसे वह किसी और लोक में चला गया हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और घने अंधेरे में खुद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि जोगिंदर और मैं अब दो अलग अलग दुनियाओं में हैं। अंधेरे की लहरों में मुझे उसकी छाया तक दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक सामने से कुछ हलचल हुई और एक टुकड़ा रोशनी की चमक के साथ एक पुराने जंग लगे दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। उस दरवाजे से वे गहरी आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा साथी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या मतलब? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। जोगिंदर कहाँ है? वह आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। वह तुम्हारे साथ था, लेकिन समय का जादू उसे अपने साथ ले गया। वह अब तुम्हारे समय से बाहर है। वह तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारे डर का हिस्सा था। अब तुम अकेले हो। मैंने अपने मन में यह सब सुना, लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। क्या जोगिंदर सच में कहीं खो गया था? क्या वह जादुई लोक में गुम हो गया था, या यह सब केवल मेरे भ्रम का हिस्सा था? मेरी सांस तेज हो गई और हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल स्टोन अब और भी गर्म महसूस होने लगा। मैंने डरते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक भूतिया दृश्य सामने आया। जोगिंदर की परछाई दीवारों पर झूल रही थी और उसकी आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। वह कहीं ना कहीं मेरी मदद चाहता था, लेकिन साथ ही उसका डर भी उसी रूप में छिपा हुआ था, जैसे वह भी इस जगह के जादू का शिकार हो चुका था। तारा सिंह, मुझे छोड़ो मत। उसकी आवाज सख्त और कांपती हुई थी। यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तुम और मैं अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। जोगिंदर, कहां हो तुम? तुम्हारी आवाज कहां से आ रही है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सामने की दीवार पर अचानक जोगिंदर का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें भय और उलझन से भरी हुई थीं। यह समय का जादू है सरदार जी। अब हम दोनों एक जैसे हो गए हैं। हमारे बीच कोई फर्क नहीं। अगर तुम इस लोक में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना डर छोड़ना होगा। जैसे ही उसने यह कहा, जोगिंदर की परछाई धीरे धीरे दीवार में समाने लगी। उसके बाद जैसे वह किसी अंधेरे में खो गया हो, मुझे महसूस हुआ कि जोगिंदर अब मेरे साथ नहीं है। वह गायब हो चुका था और मैं अकेला था इस जादुई दुनिया में, इस डरावनी जगह में जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसी स्थिति में फंस गया हूं जहां मैं और जोगिंदर दोनों अलग अलग वक्तों और जगहों में खो गए हैं। मुझे अब केवल एक ही सवाल था, क्या जोगिंदर वापस लौटेगा, या मुझे अकेले ही इस रहस्यमय दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैंने जोगिंदर की आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन अब चारों ओर खामोशी थी, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जोगिंदर की गुमशुदगी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन यह गहरी आवाज जो मेरे कानों में गूंज रही थी, उसे सुनकर मैंने महसूस किया कि अब मुझे कुछ करना होगा, चाहे मुझे अकेले ही यह सब झेलना पड़े। तुम अकेले हो तारा सिंह, वह आवाज फिर गूंजी। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अब भी वापस जाना चाहते हो, या इस अजीब सी दुनिया में खो जाना चाहते हो? मेरे दिमाग में जोगिंदर की चिल्लाहट की आवाज और उस गहरी आवाज की गूंज लगातार मिलती जा रही थी, और अचानक मुझे एहसास हुआ मैं अब डरने वाला नहीं था। मुझे अपना रास्ता खुद तय करना था। अगर इस रहस्यमय दुनिया में रहकर मुझे जोगिंदर को ढूंढना था, तो मैं उसे ढूंढने के लिए हर हाल में तैयार था। अब मेरी समझ में यह आ गया था कि यह दुनिया सिर्फ मेरे डर और उलझन को बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह मेरा इम्तिहान थी। यह तय करना था कि मैं इस लोक का शिकार बनूंगा या इसका सामना करके बाहर निकलूंगा। मैंने गहरी सांस ली और फिर से उन अजीब दीवारों को देखा जिन पर समय की घड़ी की सुइयां घूम रही थीं। मेरी आंखों में एक नई ठान लिया गया थी। मैं अब किसी भी रहस्यमय शक्ति से नहीं डरने वाला था।
मुझे सिर्फ एक बात पता थी, मैं जोगिंदर को वापस लाऊंगा और मैं इस स्थान से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी वापस प्राप्त करूंगा। मैं अब किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। मैंने अपने आप से कहा, मैं इस जगह से बाहर निकलने के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। मुझे यह समझ में आ गया था कि इस समय और स्थान के चक्र को तोड़ने के लिए मुझे अपने अंदर की सारी डर और संकोच को दूर करना होगा। यही वह वक्त था जब मैंने यह तय किया कि मैं अब डर को अपने रास्ते का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैंने क्रिस्टल स्टोन को अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ा। वह पहले जितना गर्म था, लेकिन अब मुझे उसका ताप ठंडा सा महसूस हुआ। मेरी नजरें दीवारों के उस अंधेरे को छेदने की कोशिश कर रही थीं, जो हर कदम पर मुझे अपने अंदर घसीटने की कोशिश कर रहा था। अब तक यह सब किसी खौफनाक खेल की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे यह समझ में आ चुका था, यह खेल मेरी ताकत और हिम्मत का था और अब मुझे इसे जीतना था। मैंने तेजी से एक कदम बढ़ाया और महल की एक और दिशा में मुड़ गया। मुझे अब जोगिंदर की परछाई की तलाश नहीं थी, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने डर को जीत लिया तो मैं इस लोक से बाहर निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। तारा सिंह, उस गहरी आवाज ने मुझे फिर से पुकारा। तुम अब हमारी शर्तों से बाहर नहीं जा सकते, यह जगह तुम्हारी है। नहीं, मैंने जोर से कहा, यह जगह मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुद को इस जगह से मुक्त करूंगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को खोला और जैसे ही मैंने उसे खोला, चारों ओर की दीवारों में हलचल सी होने लगी। समय की सुइयां फिर से उलटी दिशा में घूमने लगीं, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला था। मेरे भीतर एक ज्वाला की तरह ताकत का संचार हो रहा था। मैं जानता था कि इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखने के बाद अब वापस जाने का रास्ता नहीं होगा, लेकिन मुझे अब यह भी समझ में आ चुका था कि यह दुनिया मेरी नहीं, मेरी हिम्मत की परीक्षा थी और मैं किसी भी कीमत पर इसे जीतने का निर्णय कर चुका था। अब कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती थी। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाना था। यही वह मोड़ था जब तारा सिंह ने अपने डर को हराकर इस रहस्यमय लोक के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। अब मेरी यात्रा सिर्फ एक और मोड़ पर थी, वह मोड़ जो मुझे अपनी स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, चारों ओर की दीवारों ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। समय की सुइयां अब जैसे थम चुकी थीं और महल के भीतर का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। घनी चुप्पी की जगह अब एक हल्की सी आंधी महसूस हो रही थी और मेरी आंखों के सामने अजीब सी धुंध लहराने लगी। लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना था। तारा सिंह, वही गहरी आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार उसकी स्वर लहरियों में एक बदलाव था। अब वह आवाज मुझे चुनौती देने के बजाय जैसे मुझे सचेत कर रही हो। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह अंतिम परीक्षा है। अब तुम खुद को पहचान सकोगे या इस जगह में खो जाओगे। मैंने झूले हुए चांदनी के नीचे महल के कक्ष को और एक बार देखा। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। हर दिशा में मानो कुछ जादुई छायाएं लहराती जा रही थीं, लेकिन मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। मुझे पता था कि यह जगह अब मेरे लिए और जादुई नहीं रही, यह सिर्फ एक चुनौती थी, एक आखिरी परीक्षा। सामने अचानक वह महल का द्वार खुला और एक चकाचौंध सी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही वह रोशनी मेरी आंखों से टकराई, मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल दौड़ गई। मुझे लगा जैसे मैं एक नए लोक में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। यह वह लोक नहीं था जहां समय और स्थान के चक्र घूमते रहते थे। यह एक शांति का लोक था, जहां कोई डर, कोई घना अंधेरा नहीं था। यह तुम्हारी रिहाई है, वह आवाज अब एक सुकून भरी ध्वनि में बदल गई। तुम्हें अब अपनी यात्रा खत्म करने का अवसर मिला है। तुमने अपनी हिम्मत और साहस से यह लोक पार किया है। सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ और जैसे ही मैंने उस ओर कदम बढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच उस रहस्यमय लोक से बाहर निकल रहा हूं। वह रोशनी अब और भी तेज हो रही थी और मुझे लगा जैसे समय का जादू खत्म हो गया हो। मेरे चारों ओर की दीवारें अब अदृश्य हो चुकी थीं और मैं एक खुले मैदान में खड़ा था जहां सब कुछ वास्तविक था। तारा सिंह, तुम अब बाहर आ चुके हो, आवाज ने फिर कहा।
तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी ताकत और हिम्मत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम अब उस डर से मुक्त हो जो कभी तुम्हारे भीतर था। जब मैंने एक गहरी सांस ली और बाहर की ताजगी को महसूस किया तो मेरे मन में वह प्रश्न उभरा, क्या यह सच में रिहाई थी या यह भी एक और रहस्य था? लेकिन इससे पहले कि मैं और सोच पाता, मुझे महसूस हुआ कि मैं सच में वापस लौट आया था। अब मैं पंजाब के अपने घर के पास था, जहां सब कुछ पहले जैसा था। जोगिंदर अब मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि वह कहीं न कहीं इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बन चुका था। शायद वह इस लोक में फंसा रह गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर कभी हम दोबारा मिलते तो वह मुझे इस यात्रा का पूरा सच बताएगा। मैंने अपनी आंखों को फिर से खुली हवा में महसूस किया और धीरे धीरे एक लंबी सांस ली। अब मुझे लगता था कि जो कुछ भी मैंने उस महल और जादुई लोक में देखा, वह केवल मेरे भीतर के डर और संकोच का हिस्सा था। अब वह सब खत्म हो चुका था। इस रहस्यमय लोक से बाहर निकलने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत और साहसी हो गया था। मैं अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता था, एक ऐसे दृष्टिकोण से जहां डर और संकोच कोई स्थान नहीं रखते थे। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। कहानी अब यहीं खत्म होती है, लेकिन तारा सिंह की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी उन सभी को प्रेरित करती है जो डर और असमर्थता से जूझते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी रिहाई हमारे भीतर के डर से मुक्ति पाकर ही संभव होती है। अब पिछले कमेंट के नाम लेते हैं। रविंद्र उत्तर प्रदेश आगरा से, नाइजीरिया की राजकुमारी आयशा लाडन से, इंग्लैंड से ताज वली खान और मुस्तफ़ा खान से, हरदीप पंजाब से, उमा प्रसाद बेंगलुरु से, सलीम राजस्थान भीलवाड़ा से, यास्मीन कोलकाता से, नरेंद्र मलिक सोनीपत से, हैदराबाद से मोहम्मद अब्दुल जब्बार,